इस सभागार में उपस्थित किसान भाइयों, हृदय से आपका नमस्कार। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय आयुक्त महोदय और अभी वर्मा जी का आशीर्वाद हमको मिला, एसडीएम साहब हमारे बीच में हैं और मैं बाना जी को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही समय पर एक सही बात का प्रारंभ किया है। और मैं इस एफपीओ की सफलता की कामना इसलिए भी करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं बल्कि भारत के संदर्भ में भी आपको कह सकता हूं कि किसी गांव ने कोई एफपीओ बनाया हो और उस एफपीओ का उद्घाटन करने कोई कमिश्नर आया हो, मैंने अभी ऐसा नहीं किया। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कह रहा, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की जरूर बन जाती है। जब उद्घाटन भी बड़े होते हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। और उस जिम्मेदारी के बारे में मैं आपको छोटी सी एक घटना सुनाना चाहता हूँ। कि दो काम कर सकते हो, या तो प्राइमरी के अध्यापक हो जाओ या किसान बन जाओ। उन दिनों प्राइमरी का अध्यापक का कोई सम्मान नहीं था, सम्मान तो किसान का भी नहीं था, लेकिन मन में ये आया कि अध्यापक से ज़्यादा अच्छा तो किसान ही बनूं और किसानों के बीच में रहूँगा तो हो सकता है कि कुछ अच्छे काम कर सकूँ। इस संकल्प के साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान की सिफारिशों के मुताबिक खेती करना शुरू किया। ट्रैक्टर से जुताई, सिंचाई के साधन, खाद, बीज, दवाई, जो भी सिफारिशें थी उन सभी का 700 प्रयोग किया। 5-6 वर्ष के बाद में मुझे पता लगा कि मेरा उत्पादन तो बढ़ा है पर मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। क्योंकि मैं खेती को हिसाब लगाकर करता था। आप में से कितने अच्छे लोग हैं, आप शिक्षित तो सभी हैं, लेकिन आपके पास में खेती की अकाउंटेबिलिटी कितने लोगों के पास है मुझे पता है। लेकिन आज एक बात जरूर आपको बताने आया हूं कि इतनी गुणात्मक व्यवस्था का अर्थशास्त्र जितना खेती का है, इतना कहीं धरती पर दूसरा है नहीं। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं। सवाल यह था कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो 1987 तक इस कस्मे हम लोगों ने जो हिसाब लगाए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आगे खेती का भविष्य चौपट क्यों है। जो अभी आदरणीय वर्मा जी ने कहा था कि यदि खेती को व्यवसाय के रूप में नहीं बदला गया तो हम भारी गलती करेंगे और इतिहास में अपराध को सर पर धर के मरेंगे, बिल्कुल अपराध के साथ। ये अपराध बोध होना हमको जरूरी है। क्या घटना है, मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि जुताई के लिए मैंने ट्रैक्टर लिया है, जिससे मेरा समय भी बचा, श्रम भी बचा, लेकिन उसके लिए डीजल, पुर्जा, मरम्मत और पैसा सब कुछ बैंक के जरिए बाजार को जाता है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जब मैं खेत में जुताई के लिए जाता हूँ तो चाबी लगाने से पहले बाजार मेरे सर पर बैठ जाता है। ट्रैक्टर खेत में ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 दिन काम करता है और मुझे खर्चा पूरे 365 दिन का देना पड़ता। ये मेरे पास में ट्रैक्टर था, मैंने उसका हिसाब लगा कर ये। दूसरा पता लगा कि जुताई का काम तो जैसे बाजार ने छीन लिया, सिंचाई के सारे साधन भी बाजार के ही हैं। मोटर, पंखा, पंप, उसका ईंधन, ऊर्जा, मरम्मत सब कुछ बाजार से आता है। बाजार की पूरी मनमानी है। हम बटन दबाकर पानी तो निकालते हैं, लेकिन उसका पैसा सब बाजार। खाद हम बाजार से लेकर आते हैं, बीज हम बाजार से लेकर आते हैं, दवाई हम बाजार से लेकर आते हैं। मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि खेती आप करते हो कि बाजार करता है? इसका सही उत्तर मुझे बताएं। जो खेती आप कर रहे हैं, ये खेती आप कर रहे हैं कि बाजार कर रहे हैं? ये टोटली हिसाब लगा लेना, ये खेती टोटल बाजार की हवा से तय होती है। वो जिस चीज को महंगा करता है हम उस चीज को बोते हैं, वो जो चीज बेचता है उन चीजों को खरीदते हैं और उनकी शर्तों पर खरीदते हैं। मिलावट भी झेलनी पड़ती है। सब कुछ के बावजूद हम खेती करने से पहले बाजार के कब्जे में, हमारे पास कोई अधिकार नहीं। दूसरी घटना, उत्पादन को बेचने कहाँ जाते हैं? बाजार में। कीमत कौन तय करता है? बाजार। फिर पंगु,
बाजार के अधिकार में ही हमारे उत्पादन को खरीदना भी है और कीमत भी तय करना है। तीसरी बात, अब इस उत्पादन का हमको प्रोसेसिंग करना है, इसका वैल्यू एडिशन करना है, कुछ चीजें इससे बनानी है। वो काम भी गांव के लोग नहीं करते, वो भी बाजार के कब्जे में है और कंज्यूमर को भी मनमानी से बेचने का अधिकार बाजार के कब्जे में है। तो पता ये लगा कि खेती जो भारत ने अपनाई थी ये आधुनिक खेती नहीं थी, ये खेती का बाजारीकरण था। हमने बाजार के कानून बनाए, किसान की कोई परिभाषा नहीं थी, खेती की कोई परिभाषा नहीं थी। आज उन्हें बहुत लंबे सफर के बाद में भारत सरकार को ये बात ध्यान में आया कि अब अनुदानों के सहारे खेती नहीं होगी, किसानों को लालची और कमजोर बनाकर खेती नहीं होगी। किसान देश की बहुत ताकतवर चीज है और मैं भारत के परिवेश में और आपका सम्मान करते हुए बात कहूंगा कि भारत के जैसा दिलेर किसान दुनिया में नहीं, जो आधा एकड़ पर भी जीने की कोशिश करता है और 100 एकड़ पर भी जीने की कोशिश करता है। बस हम लोगों का जो मिशनरी मूवमेंट था वो टूट गया, जो पूर्वजों की जो देन थी वो खो गई। आज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो काम है वो मुख्य काम इतना ही है कि उत्पादन से लेकर बाजार व्यवस्था तक हमारा पैसा जो हमारे हाथ से गया था उसको हम अपने गांव के लिए वापस कर लें। यही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का उद्देश्य है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, नहीं तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी डायरेक्टरों के झगड़े में ही फंस जाएगी, क्योंकि हम लोगों को प्रधानी लड़ते लड़ते ये अभ्यास तो हो ही गया है कि हम एक प्रधान को जिताकर मार देते हैं और कई प्रधानों को हराकर खत्म करते हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में भी कोई नया काम थोड़ी होगा। जब डायरेक्टर बनेंगे तो उनके चुनाव भी होंगे, झगड़े भी होंगे, और अभी तो बुनियाद रखी गई है। जब निर्माण खड़ा हो जाता है, जब मौजें आने लगती हैं, जब पैसा आने लगता है तो झगड़े भी बढ़ने लगते हैं। उस तरीके का कोई इतिहास ना बने। आज हमारे बीच में आदरणीय कमिश्नर साहब एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में मैं देखता हूँ, उनकी तारीफ नहीं करता, पर आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मैं 100 से अधिक IAS ऑफिसरों से मिला हूँ, पर 2 लोगों का जिक्र उनको मैं सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार याद कर लेता हूँ। वो है आदरणीय सुरेंद्र कुमार जी और आदरणीय आंजनेय कुमार जी, जो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। क्या है इनका काम? खेती से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। ये तो रेवेन्यू और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है। लेकिन इनकी पीड़ा को मैंने देखा, किस तरीके से समन्वित कृषि कार्य योजना बनाई जाए, जो विभागीय बंटवारा हुआ है। हॉर्टिकल्चर कुछ और कर रहा है, एग्रीकल्चर कुछ और है, जड़ी बूटी की खेती कहीं और हो रही है, मछली पालन कहीं और है, सब्जियों की खेती कहीं और है, बागवानी कहीं और है। कहाँ जाए किसान? आपने सोचा कि जिले स्तर पर एक समन्वित कृषि कार्य योजना बनाई जाए और उस समन्वित कृषि कार्य योजना में केवल विभागों का समन्वय ना हो, बल्कि किसान जिम्मेदारी से गांव में ये तय करें कि हमको इस गांव में ये काम करना है। और इसी के लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की संरचना भारत सरकार ने की है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। क्योंकि टिकाऊ अर्थव्यवस्था का यदि कोई आधार है, कोई विकल्प है, तो केवल और केवल खेती है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में दुनिया के सारे कारोबार पिटे और एक ही कारोबार जिंदा रहा, जिस पर किसी ने रोक नहीं लगाई, वो कारोबार था खेती। चाहे सब्जी बेची गई, चाहे दूध गया, क्योंकि शहरों में भी जो मकानों में बंद थे उनको भी दूध की जरूरत थी, अनाज की जरूरत थी, सब्जियों की जरूरत थी, और अंत में जड़ी बूटियों की जरूरत के सहारे ये देश बचा। एक बहुत बड़ी त्रास चीज है, ये देश बचा है। इसमें किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जिम्मेदारी। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए बात कहूंगा कि आज इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ मैं अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए आया हूँ। ये बना जी बिल्कुल तय कर लें। मैं चाहता हूँ कि इस गांव में जिस दिन भी आप याद करेंगे, सारे डायरेक्टर और किसान जितने भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, एक बार बैठ के बात करेंगे, यहीं पर बैठ के बात करेंगे। कोई औपचारिकता नहीं होगी किसी भी प्रकार की। हम अपने खर्चे से अपनी जिम्मेदारी से आएंगे
आपके सभी लोग 2 घंटे के लिए बैठेंगे, एक बातचीत करेंगे और कार्य योजना सुनिश्चित करेंगे कि हमारा भविष्य क्या है, क्यों हमको कंपनी बनानी है। यदि ये उद्देश्य हमारा स्पष्ट नहीं होता है तो हमारे बीच में क्या हो जाए, कुछ लोगों की एक पंचायत बन जाएगी और अच्छी कामना से करने वाले अच्छे काम भी कई छोटे मन के साथ छोटे होकर रह जाएंगे और बड़ा दुर्गति का काम करेंगे। तो हम उद्घाटन करने नहीं आए, हम तो आपके साथ में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने आए हैं। और दूसरा, मैं आपको चेताने के लिए आया हूँ कि आपने ये बीड़ा उस जगह उठाया है कि जहाँ पर सबसे बड़ी जो दवाइयों की, जो खाद की और जो जहर की मारामारी जहाँ पर है वो ये इलाका है। इस इलाके में कंपनियां आपने मालामाल की हैं, कोराजन बेचने वाली कंपनियां, और ऐसी कितनी दवाइयां हैं जिनका आप थोड़ा सा डाटा निकालेंगे तो पता लगेगा कि एक सीजन में 100-100, 200 करोड़ का बिजनेस आपके जरिए होता है, पर हमारे कर्जे कम नहीं हो रहे। हम कर्जों को बदल रहे हैं। अपनी जिंदगी की शानो शौकत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं और तरीके ढूंढ रहे हैं। हमको तरीके ढूंढने होंगे, हमको वही अर्थव्यवस्था खोजनी होगी जहाँ एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं और उसका प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन होकर कितना पैसा गांव में आ सकता है। यदि यहाँ के किसान एक क्लस्टर अप्रोच में जैविक खेती के जरिए सब्जियों का उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और YouTube बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। YouTube पर बहुत गंदगी भरी पड़ी, बहुत झूठ बोलते लोग जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती किसानों का अपना एक मैनेजमेंट है, सही समय पर सही बीज को कहाँ पर कैसे लगाना है, उसका मार्केट कितना है, कौन सी पैदावार होगी, कितने लोग मिलकर काम करेंगे, हमको कहाँ बेचना है, एक पूरा मैनेजमेंट का नाम जैविक खेती है। और हमने उसको तमाशा बना दिया और जो भी जिससे भी बात करें वो कह रहे जैविक खेती में कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात हो जाए। तो जैविक खेती इस समय का मैनेजमेंट है जो कि NCR सेक्टर में हम बैठे हैं, और NCR में सबसे ज़्यादा यदि ज़रूरत है तो ऑर्गेनिक सब्जियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इससे बड़ा मार्केट आपको धरती पर कहीं मिलेगा नहीं। पूरा हापुड़ भी पैदा करें और आसपास के लोग भी पैदा करें तो दिल्ली सारा उत्पादन आपका खरीद लेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए ये कंपनी आगे बढ़ेगी। मेरी आप सभी को शुभकामना है, और जब भी आप याद करेंगे हम आएंगे आपके बीच में, और यही काम हमने किया है। उसी सफलता के साथ हमने जो बात आपके सामने रखी, हम उपदेशक नहीं है, विचारक भी नहीं है, हम चिंतनशील व्यक्ति हैं, प्रयोगकार व्यक्ति हैं, खेती करते हैं, खेती में तरीके खोजते हैं, किसान भाइयों को बताते हैं। आप जब भी मन करें 2, 4, 6 भाई 10 भाई हमारे यहाँ आ सकते हैं। मैं सियाने के बाद बीटा गाँव का रहने वाला हूँ, कहीं दूर नहीं है, जब मन करे जब आप आ जाओ। मेरा रोज यहाँ से निकलना है, आप जिस दिन में कहेंगे 1 घंटे के लिए बातचीत करनी है तो हम तुरंत आपके बीच में हाजिर होंगे। आदरणीय आयुक्त महोदय को हृदय से सम्मान करते हुए कि आपने हम लोगों का गौरव बढ़ाया है। आज आपने उद्घाटन नहीं किया, बल्कि किसान धरातल से एक नए इतिहास की तरफ कैसे बढ़ेगा, एक नई कृषि क्रांति की ओर कैसे बढ़ेगा, उसमें आप जैसे लोगों ने समय देकर जो आपने हम लोगों पर कृतज्ञता की है, उसके लिए हम हमेशा आपको याद रखेंगे और संकल्प भी देते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से हम आपके मार्गदर्शन के हमेशा आपके नजदीक रहेंगे। हम इसी बात के साथ में आपका हृदय से सम्मान करते हुए इस गाँव की तरफ से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।